हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी, सिविक्स, ज्योग्राफी का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का एनसीईआरटी की बुक तो ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सारी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है क्लास 4 है। इससे पहले का क्लास अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, देखिए, नंद वंश का संस्थापक जो है ये आपका पद्मंद है था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक जो है ये आपका धनानंद था। और ग्रीक लेखक जो है ना, इसको क्या कहे हैं तो अग्रमिज और जैंदमिज कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मंद है। और इसके अंतिम शासक जो थे वो आपका धनानंद थे। धनानंद के शासन काल में ही क्या था कि सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। उसमें किसका शासन काल था, धनानंद का शासन काल था, जो कि नंद वंश के जो है अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पौरस ने किया था। ठीक है ना। और सिकंदर और पौरस के बीच में के युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, हाइडिस्पिच कहते हैं, विस्तृता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तो इसमें जो है पौरस जो है वो हार गया था। सिकंदर जो है करीब 19 साल तक जो है ये आपका भारत में रहा था। और इसकी मृत्यु जो है 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। और धनानंद का विनाश जो है ये किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका धनानंद का जो है विनाश किया था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, तो इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, जिनका गुरु का नाम है विष्णुगुप्त, तो याद रखिएगा उनके गुरु का नाम क्या है, विष्णुगुप्त। इसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। और ये जो है आपका नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ये जो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त, ये आपका नंद वंश का विनाश कर उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसमें उन्होंने धनानंद को पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि उसके गुरु विष्णुगुप्त के मदद से हुआ था। और विष्णुगुप्त को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय जो है ये किसको मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सैल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें सैल्यूकस जो है पराजित हुआ था। तो याद रखिएगा यूनानी शासक था सैल्यूकस, क्योंकि यूनानी को किसने हराया था, किसने भारत से बाहर निकाला था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो सैल्यूकस जो है ना ये एक यूनानी शासक था। इन लोगों के बीच जब युद्ध हुआ तो सैल्यूकस जो है हारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें ये जीत गए। तो क्या हुआ कि सैल्यूकस जो है ना चंद्रगुप्त के साथ जो है अपनी पुत्री का शादी कर दिया, और उसके रूप में और दहेज के रूप में वो जैसे कुछ के रूप में एरिया, एरोकोशिया और जैड्रोशिया और आपका पेरी परिन सदई के क्षेत्रों को जो है दे दिया। ठीक है, अब जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस और पुलाट ने एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। तो याद रखिएगा, सैंडोकोटस किसने कहा है, तो जस्टिन ने कहा है। प्लूटार्क ने क्या कहा है, तो एंड्रोकोटस ने कहा है। तो ये सैंडोकोटस और एंड्रोकोटस का जो वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जो कि आपका जस्टिन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा है, और प्लूटार्क जो है इन्होंने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की थी। अब देखो सैंडोकोटस तो कौन है, चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो इसकी जो है आपकी पहचान किसने किया था, तो सबसे पहले विलियम जोन्स ने किया था। और स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्र
उपनाम धारण किया था, ठीक है। पाटलिपुत्रक, पाटलिपुत्रक है जिसको पालिब्रोथस, ये स्ट्रोबो ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त ने जो है पालिब्रोथस जिसका उपनाम धारण किया है, इसको हम लोग पाटलिपुत्रक भी कहते हैं। सेल्यूकस का जो राजदूत है उसका नाम है मैगंथीस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में था। तो ये आपका सेल्यूकस का राजदूत है मैगंथीस। और यूनानी राजदूत है मैगंथीस, जो एक बुक की रचना की है जिसका नाम है इंडिका। तो ये इंडिका बुक को याद रखिएगा कि इसकी रचना किसने की है, तो मैगंथीस। और मैगंथीस कौन था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जो कि आपका यूनानी राजपूत था, जो कि सेल्यूकस ने भेजा था, ठीक है। राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र शास्त्र के लेखक जो है चाणक्य है, कौटिल्य, ठीक है। और कौटिल्य विष्णुगुप्त जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये उसके प्रधानमंत्री भी है। और चाणक्य का संबंध किससे है, तो तक्षशिला से है। तो याद रखिएगा चाणक्य का संबंध जो है तक्षशिला से है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब जो है चंद्रगुप्त के बारे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका बेटा पे आता है, इसका नाम था आपका बिंदुसार था। और बिंदुसार को जो है हम लोग अमित्र घात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार उसको अमित्रोचटस के नाम से पुकारते हैं। ये आपका यूनानी इतिहासकार है जिन्होंने बिंदुसार को अमृतोचेटस के नाम से पुकारते हैं। और बिंदुसार को अमित घात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में क्या थी, अशांति थी। और तक्षशिला का संबंध किससे था, तो चाणक्य से, ठीक है ना, विष्णुगुप्त से। नेक्स्ट है अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था और ये बिंदुसार का पुत्र था। अब बिंदुसार का पुत्र कौन है, आपका अशोक है। अब अशोक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो ये आपका मौर्य राजवंश का महान सम्राट था और बिंदुसार का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका बेटा का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक था। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अशोक से रिलेटेड, वो आपका शिलालेख से आता है। तो यहाँ पे हम लोग अशोक का शिलालेख के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो अशोक ने शुरू किया था। मास्की आंध्र प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, निठूर तथा उदयगोलोक लेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है ना। तो पुराण में इसको अशोक वर्धन कहते हैं। और बाकी जो आपका मास्की, गुजरात जो कि निठूर और उदगेलक लेख, ये लेख का नाम है, इसमें अशोक का नाम जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। देखिए अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण किया था। तो सांची का स्तूप का कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। किसने निर्माण किया था, तो अशोक ने निर्माण किया था। अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। किसका स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी वितस्ता नदी के तट पर। तो सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने किया था, अशोक ने किया था। नेक्स्ट है अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। देखिएगा उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। जबकि आपका वितस्ता नदी के तट पर आपका श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। तो अशोक के कुल शिलालेख में से देखिए याद रखिएगा इसका कुल शिलालेख कितना है, 14 शिलालेख है, ये पूछा जाता है। तो अशोक के शिलालेख में से देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। तो ये आपका ये नाम है जो कि आपका अभिलेख जो अशोक का मिला है, तो उसमें अशोक को इस नाम से जो है संबोधित किया गया है। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन जो है 3 वर्गों में हुआ है। पहला है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो देखिएगा कि अशोक का जो शिलालेख है ना, उसकी विभाजन जो है 3 वर्गों में किया गया है, जिसमें एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और एक आपका गुहा लेख है। थोड़ा सा गलती हो गया, बोलने में मिस्टेक हो गया कि अशोक का जो अभिलेख है ना वो 3 वर्गों में विभाजित होता है, जो कि पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। इसमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी होती है, प्राप्त होती है। तो अशोककालीन विदेश नीति यानी जो विदेश नीति है पहला ये, फिर आंतरिक नीति घर, फिर अंदर
अंदर की जो नीति है, ठीक है, राज्य की, फिर उसके जीवन के बारे में जो है देखने को मिला है इसके अभिलेख से। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, लेकिन जो सिर्फ 2 अभिलेख जो है ये आपका सहबाजगिरी और मानसेहरा की लिपि में लिखी गई है। देखिए पूछा जाता है कि इनकी जो अधिकांश लिपियां हैं वो कौन कौन सी लिपि में लिखी गई है, अभिलेख जो है कौन कौन सी लिपि में लिखी गई है। तो यह आपका प्राकृत लिपि में लिखी गई है जो कि आम बोलचाल का भाषा था, और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। लेकिन 2 अभिलेख जो है जो आपका सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि से में मानसेहरा की लिपि घोष्ठी में लिखी गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तक्षशिला एवं लखमान अभिलेख आयमन लिपि में तथा शेरकुना अभिलेख आयमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। तो देखिएगा कि ये जो है आपका तक्षशिला एवं लखमान अभिलेख ये आयमेक लिपि में, और शेरकुना अभिलेख जो है आयमन लिपि अमाइक लिपि में जो है लिखा गया है। और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो है आपका नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो याद रखिएगा सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये जो है आपका सबसे पहले अशोक के शिलालेख फिलिप पढ़े थे। जब कब पढ़े थे, 1837 में पढ़े थे। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, और ये युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में घटित हुई थी। तो देखिए ये पूछा जाता है कलिंग युद्ध की साक्ष्य किस में मिले हैं, तो आपका 13वें युद्ध में, 13वें शिलालेख में। इसका कितना शिलालेख है, 14 शिलालेख है, उसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का साक्ष्य मिला है, ठीक है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस समय अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष जो है हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक किसको स्वीकार किए थे, धम्म को स्वीकार किए थे, और धम्म में वर्णित है कि पशु पक्षियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, मातृभाव, ध्यान, पुण्य और अल्प व्यय और अल्प संचार आदि, ठीक है। तो मौर्य काल में शिक्षा का धम्म मतलब समझ में आ गया कि धम्म मतलब क्या क्या आपको मिलता है। तो दान पुण्य, मातृभाव, माता पिता का सेवा, किसी को क्षति ना पहुंचाना, ठीक है ना, इस तरीके का जो है वर्णन आपको धम्म में वर्णित मिलता है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तक्षशिला था, और चाणक्य कहाँ के प्रसिद्ध जहाँ यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला था। मौर्य वंश में स्थानिक जिला प्रशासक होता था, ठीक है, स्थानिक जिला प्रशासक होता था। तो डियर आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही डियर 1 लाइन क्वेश्चन इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से जो है हम लोग आपका यहाँ पे सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर एक चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे नॉलेज गेन करना है SST से। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर डियर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।